हेलो प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सबका यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में। और हमने जैसा कि आपको अनाउंस कर दिया था कि हम आपके लिए फ्री बोर्ड क्लासेस जो है लाने वाले हैं, तो हम आज उसी क्लास की जो है फर्स्ट हमारी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की रहने वाली है। तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आपको मैंने कहा था कि हमारे पंकज सर पढ़ाएंगे, तो पंकज सर को हम जो है इंट्रोड्यूस करते हैं और पंकज सर जो है आपको फुल इन डेप्थ में पढ़ाएंगे। और जैसा आपको एनसीईआरटी के बेस हम चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी की जो है आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाएगी और वो जो है आपको हमारे ऐप पे मिलेगी, यूनिक करियर इंस्टीट्यूट के ऐप पे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और इसी में जो है पंकज सर आपको हाईलाइट कर देंगे कि कौन से जो है आपके एमसीक्यूज भी आते हैं थोड़े बहुत, तो वहां से भी आपके वो सॉल्यूशन जो है मिल जाएंगे और आपके जेट में भी जो है क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी ये साथ के साथ बताते जाएंगे। तो इसी के साथ बने रहिए और क्लास का जो है आप जो है लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर आप भले 2x में देखो पर आपका कंसंट्रेशन जो है वहां पे होना चाहिए। तो एयरफोन लगाकर आप खुद के नोट्स बनाओ तो ठीक, वरना जो है इस लेक्चर से आप पूरा आइडिया आपको लग सकता है चैप्टर क्या कहना चाहता है। और आपको हम इन सारी क्लासेस होने के बाद फिर बताएंगे कैसे आपको पेपर में बोर्ड में लिख के आना है, ताकि आपको अच्छे से परसेंटेज आप ला सको। ठीक है, तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे पंकज सर को। आइए पंकज सर। और आप तो नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं पंकज मीणा आपका यूनिक एग्रीकल्चर के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभिषेक सर ने बताया कि मैं आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो एक अच्छा सब्जेक्ट है। तो मैं आप सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर ने मुझे इस के लायक समझा कि मेरे को मौका दिया सर टीचिंग किया। तो थैंक यू सर। तो सर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों मिलते हैं, आप पंकज सर से पढ़िए, फिर हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर जो है हम शुरुआत करेंगे। तो पंकज सर के साथ आप जो है पढ़िए। थैंक यू सर। तो डियर स्टूडेंट, तो आज अपना मेन टॉपिक है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के अंदर पहला चैप्टर है सॉइल, मृदा। तो इसको अपन कोई भी चीज पढ़ने से पहले अपन को उसके बारे में मोटा मोटा जानना पड़ता है कि अपन जैसे सॉइल है तो सॉइल के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, सॉइल क्या होती है, सॉइल की क्या विशेषताएं रहती हैं, और सॉइल के किस किस से मिलकर सॉइल बनी होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक बार अच्छे से क्लास को देखिए, कुछ समस्या नहीं आए तो कमेंट कीजिए और उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज आते हैं हम अपने चैप्टर पर, सॉइल पे। तो डियर स्टूडेंट, स्लाइड सर, नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ से देखें। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आज का अपना मेन टॉपिक है मृदा, सोइल। तो सोइल किससे कहते हैं, सोइल किस किस पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है। तो आज अपन पढ़ते हैं, अपन एनसीईआरटी बेस पे चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। तो मृदा, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, किस भाषा से, लैटिन भाषा से। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप एक बात ध्यान रखना कि सोइल जो अपना आज चैप्टर पढ़ रहे हैं उसे मोटे मोटे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको जेट, आईसीआर, बीएचयू हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जिसमें से एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है कि मृदा किस भाषा का शब्द है। तो मृदा एक लैटिन भाषा का शब्द है जो किससे मिलकर बना होता है प्रिय विद्यार्थियों, सोलम से। तो सोलम का मतलब क्या होता है, सोलम का मतलब होता है फर्श या धरातल या ग्राउंड फ्लोर। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन मृदा बोलते हैं। तो मृदा, मृदा की ऊपरी परत पर कृषि एवं वनस्पतियों की वृद्धि हेतु विविध प्राकृतिक माध्यम कार्य करते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि मृदा की जो ऊपरी परत है उसमें क्या करते हैं, कृषि कार्य भी होते हैं, वनस्पतियों की वृद्धि भी होती है। तो उसके अलग अलग क्या है, प्राकृतिक माध्यम में। मृदा विभिन्न प्रकार के खनिज, कार्बनिक पदार्थ, वायु, जल व सूक्ष्म जीवों का मिश्रण होता है। तो इसका अर्थ यह है कि मृदा,
मृदा किससे मिलकर बनी होती है? एक तो खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ का मतलब हो गया अपने जैसे क्वार्ज हो गया, माइका हो गया। इसके अलावा जो कार्बनिक पदार्थ है प्रिय विद्यार्थियों, तो कार्बनिक पदार्थ का मतलब है जैसे अपने जितने भी फसल के जो अवशेष हैं उनको अपन कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। तो वो सड़ने या गलने के बाद में जो मिट्टी में चेंज हो जाते हैं। उसके अलावा वायु, जल, वाटर और माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव, इन सभी को एक क्या है मिश्रण है, जिससे क्या है मिश्रण बनता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। दूसरी चीजें, मृदा एक क्या है प्राकृतिक माध्यम में। मृदा को ना तो कोई इंसान बना सकता है प्रिय विद्यार्थियों, ना कोई और दूसरा बना सकता। मृदा एक क्या है नेचुरल माध्यम में, मीडियम में, प्रकृति में, प्रकृति के अकॉर्डिंग ही मृदा बनती है। उसमें ना तो कोई मानव कुछ कर सकता है, ना कोई और मृदा का निर्माण नहीं कर सकता। जो पादपों की वृद्धि के लिए क्या है आवश्यक तत्व प्रदान करती है। मृदा क्या है? मृदा एक प्राकृतिक माध्यम है जो क्या करती है पादप मतलब पौधों के लिए एक वृद्धि के लिए सहायता प्रदान करती है। मृदा को ऊपरी परत पर पाई जाने वाली ढीली, अपरदित एवं परिवर्तित चट्टानों की परत कहा जाता है। तो इसका अर्थ यह है मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, कि मृदा का अन्य नाम क्या है, मतलब अदर्स नाम क्या है मृदा के? तो मृदा को अपन क्या बोलते हैं? ढीली परत बोलते हैं। मतलब मृदा के ऊपरी जो परत है उसको अपन ढीली परत बोलते हैं। उसके अलावा अपरदित, अपरदित का मतलब होता है कि मृदा एक स्थान से अपरदन के माध्यम से दूसरे स्थान पर जाती है, तो उसको प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? अपरदित बोलते हैं, अपरदन बोलते हैं। तो क्या है उसमें अपरदित का भी गुण पाया जाता है मृदा के अंदर। दूसरी चीज है कि परिवर्तित चट्टानों की परत। उसके अलावा चट्टाने, एक चट्टान अपरदन के माध्यम से दूसरे स्थान पर जाती है और वो बनाती है। तो और अब मृदा की परिभाषा समझते अपन। मृदा ये क्या है? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों और अवशिष्ट पदार्थों का विभिन्न अनुपात में सम्मिश्रण सतह के अनुसार पादपों की वृद्धि के लिए उपयुक्त है। यह परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी अपने जोफे प्लस मार्शल। मार्शल ने क्या दी थी? यह परिभाषा दी थी प्रिय मित्रों। ये क्या थोड़ा यहाँ गलत हो गया था। मृदा एक क्या है? प्राकृतिक पिंड है। मृदा का मतलब क्या है? मृदा सोइल, सोइल एक नेचुरल क्या है? बॉडी है। नेचुरल क्या है? फोर्स है जो क्या है प्राकृतिक पदार्थों मतलब प्राकृतिक पदार्थ में इसमें आगे जो प्रकृति बना रही है। अवशिष्ट पदार्थों जैसे फसल के अवशेष है वो सभी अपघटित होंगे और क्या बनाएंगे? मृदा बनाएंगे। तो उनको बोलते हैं अवशिष्ट पदार्थों का क्या है विभिन्न अनुपात में, मतलब अलग अलग अनुपात का क्या है मिश्रण है, जो क्या करता है पादपों की वृद्धि के लिए क्या करता है जरूरी है, मतलब पादपों की वृद्धि के लिए जरूरी है। तो ये दिया था जोफे एवं मार्शल ने। मृदा एक क्या है? अब ये तो है, अगर आपके पास सीधी सी डेफिनेशन आती है प्रिय विद्यार्थियों की मृदा किसे कहते हैं, तो उसमें आपको ये लिखना है कि मृदा एक लैटिन भाषा के सबसे है 16 में, और ये चीजें लिखनी है। लेकिन उसने एग्जामिनेशन ने पूछ लिया कि आप जोफे और मार्शल के अनुसार जो सोइल की परिभाषा है उसे लिखिए, तब उस कंडीशन में आपको ये चीज लिखनी है। अब दूसरी चीज आती है कि मृदा क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है जो खनिज अवशिष्ट पदार्थों का सम्मिश्रण जो पृथ्वी की ऊपरी सतह की परिवर्तनशील परत में विभिन्न अवस्थाओं में पाई जाती है। ये पादपों की वृद्धि के लिए क्या करती है? माध्यम का कार्य करती है तथा पृथ्वी की सतह निर्माण और स्थायित्व का प्रदान करती है। किसके अनुसार? स्मिथ के अनुसार है प्रिय विद्यार्थियों। अब एग्जामिनेशन ने पूछ लिया कि स्मिथ के अनुसार मृदा किस क्या होती है, तो उस कंडीशन में आपको लिखनी कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो खनिज और अवशिष्ट पदार्थों के क्या है मिश्रण है, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह की परिवर्तनशील परत में विभिन्न अवस्थाओं में पाई जाती है। तो और क्या है पादप की वृद्धि के लिए क्या है माध्यम में, मतलब पादप की वृद्धि के लिए जो मृदा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है तथा पृथ्वी की सतह के निर्माण एवं स्थायित्व पर भी प्रभाव डालती है। तो मृदा क्या करती है? पृथ्वी की सतह और उसके निर्माण में भी क्या करती है? प्रभाव डालती है। तो ये है अपने स्मिथ के अनुसार प्रिय विद्यार्थियों
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन पे ध्यान ऐसे देना है कि क्वेश्चन पे ध्यान आपको ऐसे देना है कि एग्जामिनेशन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है अपन से। एग्जामिनेशन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एग्जामिनेशन स्मिथ के अनुसार अपन से पूछ रहा है या अपन से मार्कशीट के अनुसार पूछ रहा है या फिर अपन को सामान्य पूछ रहा है। तो उस हिसाब से आपको उसमें आंसर लिख के आना है प्रिय विद्यार्थी। अब ये हो गए अपने मर्दा किस भाषा का शब्द है, मर्दा क्या है, और मर्दा में स्मिथ की इसने क्या परिभाषा दी, मार्शल ने क्या परिभाषा दी, वो सब हो गया। अब आती है मर्दा की विशेषताएं, मर्दा के अंदर क्या गुण पाए जाते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। मर्दा, तो उसमें अपन को आती है कि मर्दा की विशेषताएं। तो मर्दा की विशेषताएं में यह है अपने पास कि मर्दा एक क्या है, प्राकृतिक पिंड है। तो प्रिय विद्यार्थियों उसमें अपन को लिखना है कि मृदा, मृदा क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक पिंड का अर्थात इसका मतलब है कि मृदा को ना तो मनुष्य बना सकता है ना कोई और बना सकता है। मृदा एक क्या है, नेचुरल क्या है, बॉडी है प्रिय विद्यार्थियों। तो ये प्रकृति अपने आप बनती है पादप वृद्धि के लिए, पादप वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक क्या है माध्यम में, क्या है एक नेचुरल मीडियम है। इस तथा इस कृत्रिम रूप से इसका संश्लेषण नहीं हो सकता, मतलब मृदा को कोई भी कृत्रिम तरीके से नहीं बनाया जा सकता है। मृदा बनेगी तो वो क्या है, प्राकृतिक माध्यम, प्राकृतिक माध्यम से ही मृदा बनेगी। इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं इसको, नेचुरल बॉडी यानी कि बोल रहे हैं। इसको अपन कोई भी सिंथेटिक, इसका क्या है मतलब है, कृत्रिम तरीके से अपन मृदा का निर्माण नहीं कर सकते। तो मृदा के कार्य, मृदा के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ सोइल। अब एग्जामिनेशन ने पूछ लिया कि मृदा के कार्य लिखिए, तो वहां तो चक्कर आ जाएगा ना। तो उसके लिए अपन को यह पढ़ना बहुत जरूरी है कि मृदा क्या क्या काम करती है। को अर्थकृष्ट, अर्थकृष्ट का मतलब होता है भूपृष्ठ, मतलब मृदा के जो ऊपरी जो परत है ना उसको पर क्या बोलते हैं, भूपृष्ठ बोलते हैं। और वायुमंडल के मध्य में यह एक क्या है, अंतरफलक सतह, मतलब इंटरफेस होती है ये अनेक प्राकृतिक चक्रों, जैसे जल चक्र में पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग की भूमिका निभाती है। मतलब इसका करने का मतलब है कि जो अर्थकृष्ट एवं जो वायुमंडल है मध्य में एक क्या है, अंतरफलक मतलब एक मीडिया ही है। मतलब जैसे ये भूपृष्ठ है और ये वायुमंडल है, इसके बीच क्या बनाती है, ये इंटरफेस बनाती है। मतलब ये इंटरफेस बनाती है जो अन्य प्राकृतिक चक्रों जैसे जल चक्र में रिसाइकलिंग की भूमिका निभाता है। मृदा पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक माध्यम में जल वायु का स्रोत होती है, पौधों को ऑक्सीजन प्रदान करती है। मृदा पृथ्वी पर जीवन की जैविक और अजैविक दोनों प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। अब देखो मित्रों, मृदा क्या है, पौधों की वृद्धि के लिए क्या है, आवश्यक है। अपन क्या सोइल, मिट्टी के अंदर तो अपन क्या है क्रॉप की सोइंग करते हैं, तो वही क्या है उसका माध्यम में उसकी वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। जल और वायु का क्या है स्रोत है, मृदा के अंदर क्या है जल है, मृदा के ऊपर ही क्या है वायु है। और क्या करती है, पौधों को ऑक्सीजन प्रदान करती है। उसके अलावा पृथ्वी के जो जैविक और अजैविक जो घटक है, जैविक का मतलब वो होता है जिसमें जीव पाया जाता है, जैसे कि अपन मानव हो गए, और जैसे अपने कोई जिसमें जीव पाया, अजैविक का मतलब इसमें जीव नहीं पाया, जो निर्जीव होते हैं उन दोनों प्रक्रियाओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मतलब नियंत्रित करता है। मृदा जीवों, सूक्ष्म जीवों के आवास मतलब हैबिटेट का कार्य करती है। मृदा के पास ही क्या रहते हैं, मृदा के ऊपर ही क्या रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं। अपन मनुष्य, सूक्ष्म जीव और मृदा जीव सब कहाँ रहते हैं, मृदा के ऊपर रहते हैं। मृदा कृषि क्षेत्रीय भूमि जीवों के लिए प्राकृतिक निवास स्थल, स्थल मंडल, इसको क्या बोलते हैं अपन, लिथोस्फीयर, अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल को क्या करती है, विनियमित करती है। मतलब विनियमित का मतलब हो गया यहाँ पर कि इसको भी इनके पास अवशिष्ट पदार्थों को इनके पास रखती हैं। तो क्या है, प्राकृतिक निवास है किसका, स्थल मंडल का, अपशिष्ट पदार्थों का और जीवों के लिए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों यह है अपने मृदा के कार्य। तो मृदा का अध्ययन, अब देखो, तो अपने पास आ गई बात यह कि मृदा, अपन ने शुरू से अपन स्टार्ट कर रहे थे कि अपन ने पढ़ा कि मृदा क्या है,
मृदा की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों अपन पढ़ रहे हैं कि मृदा के कार्य पढ़े अपन ने। उसके बाद अपन ने मृदा की क्या पढ़ी, विशेषताएं पढ़ी कि मृदा एक नेचुरल बॉडी है, नेचुरल मीडियम है, नेचुरल फोर्स से बनती है और 3D का है, डायनामिशन है मृदा। तो अब अपन आगे पढ़ते हैं कि मृदा का अध्ययन। अपन प्रिय विद्यार्थियों अपन आगे पढ़ रहे हैं कि मृदा का अध्ययन क्या होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं। तो मृदा के अध्ययन को अपन ये बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, मृदा के अध्ययन को अपन ये बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि स्टडी ऑफ सॉइल क्या होता है। मतलब मृदा के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, वो चीजें अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो मृदा के अध्ययन की क्या है, दो शाखा है। मतलब अपन मृदा जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसको की अपन अध्ययन करने के लिए अपन दो शाखाओं के अंदर जाना पड़ेगा। एक ले अपन पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, और एक है अपना इडेफोलॉजी, मृदा शास्त्र। मृदा को समझने के लिए, मृदा की अध्ययन करने के लिए अपन को दो शाखाओं में जाना पड़ेगा। एक है अपने पास पेडोलॉजी, एक है अपने पास इडेफोलॉजी। प्रिय विद्यार्थियों अब पेडोलॉजी क्या होती है। मृदा एक क्या है, प्राकृतिक पिंड है जो क्या है, मृदा की उत्पत्ति मतलब ओरिजिन, क्या है ओरिजिन, और निर्माण मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, एवं वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। तो प्रिय विद्यार्थियों अपन को याद देखनी है कि पेडोलॉजी, अपन पेडोलॉजी, अब यहाँ थोड़ा अपन एक थोड़ा मैं डिटेल से बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार कि पेडोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो पेडोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है प्रिय विद्यार्थियों, जो किससे मिलकर बनता है, पेडोन प्लस लोगस, पेडोन प्लस लोगस। पेडोन का मतलब क्या होता है, मृदा, और लोगस का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना, मृदा का अध्ययन करना। अब किसके रिलेशनशिप में अध्ययन करेंगे मृदा का, एक तो होता है ओरिजिन, मृदा की उत्पत्ति कैसे हो रही है, तो ओरिजिन। दूसरा उसका फॉर्मेशन, की मृदा का निर्माण कैसा हो रहा है, तो फॉर्मेशन। और तीसरी चीज अपन पढ़ेंगे कि मृदा का वितरण कैसे हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रिय विद्यार्थियों अपन कोई अगर आपसे कोई एग्जामिनेशन पूछ ले कि पेडोलॉजी क्या होती है, तो पेडोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो सीधी सी बात है कि पेडोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो पेडोन प्लस लोगस से मिलकर बना होता है। पेडोन का मतलब मृदा होता है और उसका किसका अध्ययन करना, मृदा का अध्ययन करना किसके संबंध में, एक तो ओरिजिन, एक तो उत्पत्ति, एक फॉर्मेशन, एक वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ से 100% लगभग हर एग्जाम में जेट आईसीआर बीएचयू के हर एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरी चीज है इडेफोलॉजी, मृदा का अध्ययन किसमें करना, उच्च तथा पादप समूह के दृष्टिकोण से करना। अब प्रिय विद्यार्थियों इडेफोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो इडेफोन प्लस लोगोस से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब क्या होता है, इडेफोन प्लस लोगस मतलब मृदा का क्या करना, अध्ययन करना। किसके रिलेशनशिप में, हाई प्लांट, लिखा हुआ है ना, अध्ययन करना किसमें, उच्च तथा पादप समूह के दृष्टिकोण से। मतलब जो हायर प्लांट है, जो उच्च, जो पादप है, उनके समूह के साथ अगर मृदा का अध्ययन करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसको अपन इडेफोलॉजी अन बोलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ से थोड़ा चांस ज्यादा है क्वेश्चन आने का, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको अच्छे से समझना, समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखना। तो अपन आगे चलते हैं। तो अपन शुरू से पढ़ रहे थे कि अपने मृदा का डेफिनेशन पढ़ा, मृदा के कार्य पढ़े, उसके बाद अपने मृदा की अलग अलग डेफिनेशन पढ़ी, स्मिथ ने क्या दिया और मार्शल ने क्या दिया। उसके बाद अपने मृदा के कार्य पढ़े, उसके बाद अपन मृदा का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये पढ़ रहे हैं। तो अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे आगे, कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान होता है प्रिय विद्यार्थियों। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करना। अब अपन पढ़ते हैं
कि मैं बोल रहा हूँ कि मृदा एक नेचुरल बॉडी है, तो थोड़ा नेचुरल बॉडी के बारे में अपन एक बार विस्तार से पढ़ लेते हैं कि मृदा एक क्या है, प्राकृतिक पिंड है। नेचुरल क्या है, बॉडी है। मृदा क्या है, एक नेचुरल बॉडी है। इसका इसका अपना और एक स्वतंत्र क्या है, अस्तित्व है। मृदा न तो कोई बना सकता है न बिगाड़ सकता है। मृदा क्या है, स्वतंत्र है, मतलब बिल्कुल फ्री है। गुण विविध है, इसके अंदर अनेक गुण पाए जाते हैं, मतलब विविध का मतलब अनेक गुण पाए जाते हैं। मृदा पृथ्वी पर जीवित निकाय, मतलब मृदा के ऊपर ही जीवित मानव रहते हैं, सब रहते हैं, क्योंकि इसमें पदार्थों के चक्रण मतलब साइकिलिंग की क्रियाएं होती है। मतलब पदार्थों जैसे मृदा का निर्माण हो रहा है, कुछ और प्रोसेस हो रही है, जैसे कार्बनिक पदार्थ बन रहे हैं, तो इसमें अलग अलग प्रकार की जो चक्र है वो चलते रहते हैं। उसके अलावा इसका सतत परिवर्तन बाह्य और आंतरिक घटक को से होता रहता है, और यह परिवर्तन के कारण एक पूर्ण गतिशील डायनामिक प्राकृतिक पिंड बनाती है, और यह भौतिक और रासायनिक दृष्टि से विविध पूर्ण होती है। मतलब मृदा एक क्या है, भौतिक और रासायनिक दृष्टि से क्या होती है, अलग अलग मतलब विविधतापूर्ण रहती है। और मृदा को एक बाह्य जो कारक है, मतलब बाह्य घटक और जो आंतरिक घटक है वो उनसे प्रभावित होकर क्या करती है, मृदा एक डायनामिक प्राकृतिक पिंड मतलब नेचुरल क्या है, बॉडी बनाती है। और मृदा एक क्या है, प्राकृतिक पिंड है, क्योंकि यह निष्क्रिय नहीं है। मतलब मृदा निष्क्रिय नहीं है कि मृदा एक सक्रिय पिंड है, नेचुरल बॉडी है। इसमें पदार्थ चक्र भी होता है, निर्माणात्मक एवं संवर्धनात्मक क्रियाओं द्वारा स्वयं को बनाए रखती है। मृदा क्या करती है, निर्माणात्मक मतलब फॉर्मेशन करती है खुद का, और क्रियाओं द्वारा स्वयं को बनाए रखती है। निर्माणात्मक क्रियाओं के द्वारा स्वयं को बनाए रखती है मृदा। इसके अंदर विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं में आ गया, जैसे कि अपर्दन हो गया मृदा का, फॉर्मेशन हो गया, ओरिजिन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये क्या है, वे प्राकृतिक, इनको अपन मानव इनका कुछ नहीं कर सकता, ये नेचुरल प्रक्रियाएं इनकी प्रकृति के द्वारा होती है, इनको मानव नहीं कर सकता। और जीविकीय गतिविधियां, मतलब जो गतिविधि जो जीव करते हैं उन्हें गतिविधियां क्या है, मृदा के अंदर घटित होती रहती है। इस प्रकार मृदा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की एक है प्राकृतिक पिंड है। मतलब मृदा के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ विद्यमान रहते हैं। दूसरी चीज है कि मृदा मृदा पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम है, क्या है, एक मीडियम है, किसके लिए, अपने पादपों की वृद्धि के लिए। तो मृदा एक क्या है कि पादपों की वृद्धि के लिए क्या है, एक माध्यम है, किसके लिए, पादपों की वृद्धि के लिए। तो पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले 3 वर्गों में विभाजित किया है। प्लांट की वृद्धि के लिए मृदा बहुत जरूरी है, लेकिन अब प्लांट की वृद्धि को भी कोई कारक प्रभावित करते हैं। तो 3 प्रकार के कारण बताए गए यहाँ पे कि कौन कौन से कारक पौधे की वृद्धि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। देखो, पादपों की वृद्धि प्रभावित करने वाले 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक कौन से, जलवायविक मतलब क्लाइमेटिक, मतलब जैसे कि पादप की वृद्धि, हवा आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गई, वर्षा हो गई, ये क्या है, ये जलवायु, जल जो अपने क्या है वातावरण से हो रही है, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण जो पादपों की वृद्धि को रोक रही है उसको क्या बोलते हैं, अपन क्लाइमेटिक फैक्टर बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। और जैविक मतलब बायोटिक कारक क्या है, पौधे की वृद्धि को, जैसे रोग लग गया प्लांट के अंदर, प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, कोई फंगस लग गया तो प्लांट की ग्रोथ नहीं, ये क्या है, ये है अपने बायोटिक कारक, मतलब जिनमें जीव पाया जाता है। दूसरा है इडेफिक मतलब मृदिक कारक। मृदिक कारक का मतलब हो गया जैसे मृदापर्दन हो गया, कोई भी पेड़ है वो मृदापर्दन से खराब हो गया। मृदापर्दन का मतलब होता है मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएगी तो प्लांट को वहां खुद का अस्तित्व रखने के लिए कुछ ना कुछ तो मीडियम चाहिए ना, तो मृदा नहीं रहेगी तो मीडियम कहां से मिलेगा, तो ये कौन सा हो गया, मृदिक मतलब मृदा वाले जो कारक हो गए। मृदिक कारणों में मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण आते हैं। मतलब मृदिक कारकों में मतलब जो मृदा की जो कारण है इनमें कौन कौन से आते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण आते हैं। मृदा में नमी वाले मात्रा, जल, मृदा
कि वायु, तापमान, जल धारण करने की क्षमता, वायु संचार स्थिति, ये सभी पौधे की क्या करते हैं, वर्धीय महत्वपूर्ण तत्व हैं। कौन कौन से, एक बार दोबारा देखो, मृदा की नमी वाली मात्रा, जो मृदा के अंदर जो नमी पाई जाती है, तो वो एक जल, एक मृदा, एक तापमान, एक जल धारण क्षमता, मतलब जल धारण क्षमता को बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब वाटर को कितना होल्ड, मतलब कितना रोक सकती है मृदा। तो ये, और पौधे की वृद्धि क्या करते हैं, पौधे की वृद्धि के लिए क्या है, ये सब चीजें महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों। दूसरी चीजें हैं आवश्यक खाद्य तत्व, मतलब एसेंशियल न्यूट्रिएंट। अब अपन पढ़ रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, क्या अपन ने पढ़ लिया कि मृदा के कारक है, वो कौन कौन से कारक है जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, अफेक्टिव करते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़े कि प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन कौन से जरूरी है, जैसे जल हो गया, वायु हो गया। उसके अलावा अपन ने और भी पढ़े थे, वायु हो गई, नमी हो गई, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। अब उसके बाद अपन पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि आवश्यक खाद्य पदार्थ, मतलब इसका मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, इसका मतलब होता है एसेंशियल, क्या होता है, न्यूट्रिएंट। एसेंशियल न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है, जो जरूरी है, मतलब आवश्यक है, उनके बिना प्लांट ग्रोथ नहीं कर सकता। तो वो चीज पढ़ेंगे अपने में। सभी पौधों को अपने पोषण के लिए कार्बन, कार्बन का मतलब क्या है, सी, हाइड्रोजन मतलब एच, ओ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक का मतलब क्या है प्रिय विद्यार्थी, यहाँ याद है ना, सल्फर बोलते हैं गंधक को, और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मृदा से पौधों को फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, गंधक, लोहा मतलब आयरन, मैग्नीशियम, तांबा मतलब जिंक, तांबा मतलब कॉपर, तो और जस्ता, जिंक, मोलिब्डेनम, एमो आदि तत्व प्रदान होते हैं। अतः मृदा इन आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। तो पौधों की वृद्धि के लिए प्रिय विद्यार्थियों अपने कार्बन की जरूरत होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक मतलब सल्फर। इनके साथ ही जो अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो 8 प्रकार के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उनकी प्लांट को वृद्धि के लिए क्या आवश्यक रिक्वायरमेंट होती है। मृदा जो क्या करती है, ये मृदा मृदा इन पोषक तत्वों को पौधों को प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ कौन है मीडियम, यहाँ मृदा मीडियम है जो प्लांट को न्यूट्रिएंट अवेलेबल करा रही है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है वाटर। मृदा जल एक प्राकृतिक क्या है, प्रमुख अंग है, क्योंकि मृदा के अंदर जो जल है वो पौधे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मृदा द्वारा पौधों की जल की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। पौधे अपने द्वारा निर्मित भोजन के परिवहन के लिए जल का उपयोग करते हैं। जल मृदा में वर्षा, सिंचाई, भूजल से प्राप्त होता है। मृदा की सतह से वाष्पन और अवशोषण क्रियाओं द्वारा धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका सीधा सा अर्थ है कि मृदा द्वारा पौधों को जल की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। पौधे अपने द्वारा निर्मित भोजन के परिवहन के लिए, पौधे के जो द्वारा जो अपना अंदर भोजन बनता है उसके परिवहन, मतलब उसको जड़ से पत्ती तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। जल मृदा में वर्षा, जल मृदा में किसके थ्रू जाता है, एक तो वर्षा के थ्रू जाता है, एक सिंचाई के थ्रू जाता है, एक भूजल से क्या होता है प्राप्त होता है। जो एक तो मृदा से वाष्पन की प्रक्रिया का सीधा सा करते प्रिय विद्यार्थियों कि जल का वाष्प बन के एनवायरमेंट में चला जाना, अवशोषण क्रियाओं द्वारा धीरे धीरे क्या है ऊपर वायुमंडल में चला जाता है प्रिय विद्यार्थियों। तो ये थी अपने जल वाली बात। और तीसरा पॉइंट आता है कि जड़ों के शोषण के लिए, किसके लिए, जड़ों के शोषण के लिए मृदा, जड़ों के शोषण के लिए ऑक्सीजन मतलब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, किसके लिए, रूट रेस्पायरेशन के लिए, मतलब रूट रेस्पायरेशन मतलब जड़ के सांस लेने के लिए कौन जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। तो सभी जीवित पादपों, जंतु एवं पौधों के लिए, जंतु एवं पौधों के लिए शोषण क्रियाएं होती है। बच्चों जीवित जो भी जिसके अंदर जीव पाया जाता है उसके अंदर क्या होती है, सीधी शोषण की प्रक्रियाएं, कोई जानवर हो या कोई मानव हो, सबके अंदर शोषण की प्रक्रियाएं होती है। इसके लिए ऑक्सीजन का होना क्या है, बहुत जरूरी है। श्वसन द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है सामान्यतः
वायुमंडल में 0.3% ऑक्सीजन व 79.01% क्या होता है, नाइट्रोजन, तथा 0.3% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। मेरे विद्यार्थियों, इस लाइन को आप इंपॉर्टेंट लगा लें, क्योंकि यहाँ से हर बार जो अपने वायुमंडल में जो वायु में जो अपने पास ऑक्सीजन है, इसकी मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कभी कभी एग्जामों में पूछ लेते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखना एक बार, क्वेश्चन काफी आए हुए हैं यहाँ से। मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा पौधों के लिए वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है, तथा फलत पौधों की वृद्धि धीमी पड़ जाती है। मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होगी अगर मृदा वायु के अंदर, तो पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी, वरना पौधे क्या हो गए हैं, उनकी ग्रोथ धीमी पड़ जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे अपने ऑक्सीजन के इंपोर्टेंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन इतना सा ही बड़ा अपन ने, अगर अब आप आगे की क्लास जो अपन आगे नेक्स्ट लेंगे, तो मेरा आपसे सभी से यही निवेदन है कि आप जो अभिषेक सर के द्वारा चलाई जा रही यूनिक एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म की जो सुविधा है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन लाइव आके उनसे जुड़े, क्योंकि अभिषेक सर काफ़ी एजुकेटेड पर्सन है, आप सभी जानते हैं उनके बारे में। और मेरा आपसे सभी से ये कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े। तो धन्यवाद।